हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आदेश गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने कई सारी वीडियोज आपको दे रखी हैं ग्राफिक कला के ऊपर, लेकिन आज की वीडियो जो होगी हमारी वो सबसे पहले आपको, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है तो वहाँ का पाठ्यक्रम क्या है, किस हिसाब से वहाँ का पेपर आता है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर प्रमुख रहती हैं, क्योंकि सिलेबस तो काफ़ी ब्रॉड रहता है। ठीक है, लेकिन मुख्य बिंदु या मुख्य चीज़ें कौन कौन सी रहती हैं जहाँ पे ज़्यादा फोकस रहता है या आधे से ज़्यादा पेपर आपको वहीं से मिलता है। ठीक है, तो माफ़ी चाहता हूँ, पहले तो काफ़ी दिनों से आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड करा पाया क्योंकि समय की व्यस्तता थोड़ी सी है। मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रहता है, और अभी 5 को तो नेट का ही पेपर था तो उसमें भी आपकी व्यस्तता थोड़ी सी रही थी वहाँ पे। तो आज देखते हैं कि जैसे टीजीटी और पीजीटी दोनों को, यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए आपका क्या उसका पाठ्यक्रम है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले वही चीज़ देख लेते हैं कि क्या उसका प्रोसीजर है, कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट उसमें रहती हैं, फिर उसके अंडर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको एक एक चीज़ डीप में बताई जाएगी कि जैसे हमने बात कर ली कि फर्स्ट चैप्टर जो आपका आया वहाँ पे सिलेबस में, उसके अंडर अंडर जो मुख्य बिंदु रहते हैं वो कौन कौन से बिंदु उसके अंतर्गत मुख्य रहते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ को वहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। देखते हैं टीजीटी और पीजीटी कला जो आपका रहा है, टीजीटी या पीजीटी दोनों अलग अलग आएगा, टीजीटी पीजीटी कला। ठीक है, तो कला कहते हैं या ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ पे उससे संबंधित जैसे कई लोग हैं वहाँ पे उनको ये नहीं क्लियर है कि उसकी अर्हता क्या है, मतलब अर्हता उसकी क्या है। तो अर्हता में देख लीजिएगा, दो कैटेगरी आपकी हैं, एक बालक वर्ग है, ठीक है, एक बालिका वर्ग है। एक बालक है, एक बालिका वर्ग रहेगा। तो उसमें अर्हता सबसे पहले देख लीजिएगा, तो बालक वर्ग की अर्हता क्या है, बालिका वर्ग की अर्हता क्या है। तो बालक में क्या है, कई सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेसिकली लोग क्या किए हुए हैं, तो 12th प्रावैधिक आर्ट से उनका है, प्रावैधिक आर्ट, प्रावैधिक कला, और प्लस में ग्रेजुएशन जो है उनका स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से हो, उनका फॉर्म फिल हो जाएगा। ज़्यादातर आपको लोग यहीं से मिलेंगे। बाकी इसके अलावा आप जब कैफे में फॉर्म ऑनलाइन कराएंगे तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे, लेकिन बेसिकली लोगों के पास ये ऑप्शन है। ठीक है, अगर कोई गर्ल्स है जिसके पास 12th में प्रावैधिक कला नहीं है, अगर उसका कला में बीए है, जैसे बीए कला से है, बीए में सब्जेक्ट कला है, और इधर उसका हाई स्कूल में प्रावैधिक है, प्रावैधिक हाई स्कूल या प्रावैधिक कला में हाई स्कूल, प्रावैधिक में 10th, लेकिन ये ध्यान रखिएगा प्रावैधिक 10th में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए प्रावैधिक मतलब किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको कला 10th में होनी चाहिए और बीए कला से होना चाहिए, तो गर्ल्स का फॉर्म भर जाएगा अगर 12th टेक्निकल से उनका नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहे कि उनका फॉर्म हमेशा बालिका वर्ग में ही भरे। लेकिन अगर ऐसी कोई बालिका है जिसके पास 12th प्रावैधिक कला में है, ठीक है, तो वो अपना फॉर्म लास्ट में बालक वर्ग में ही भरे, क्योंकि वहाँ पे सीट ज़्यादा है आपकी, वहाँ पे आपको अच्छा चांस मिलेगा, बल्कि बालिका वर्ग में आपकी सीट कम है। ठीक है, अब तो ये तो हो गई अर्हता की बात। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको खुलने वहाँ पे मिलेंगे कि क्या क्या उसके अंतर्गत रहते हैं। तो जो जिसके पास जो क्वालिटी हो या जो उसका क्वालिफिकेशन हो उसको ऐड कर सकता है। तो ये तो अर्हता संबंधी सबको ये जानकारियाँ मिल चुकी होंगी, तो इस पे ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अर्हता के बाद में आपका सिलेबस क्या है या कितने प्रश्न आते हैं। तो चाहे हम टीजीटी की बात करें और चाहे हम पीजीटी की बात करें, ठीक है, दोनों में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे, 125 प्रश्न मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे दो कैटेगरी आपकी हो जाती है, टीजीटी पीजीटी जैसे हो गई आपकी, तो यहाँ पे 125 प्रश्न है। तो जैसे यहाँ पे दो कैटेगरी में रहा है, एक जो न्यू है और एक तदर्थ है। तो तदर्थ शिक्षक को 35 नंबर का जो है वेटेज दिया गया है, इसलिए उनका एग्जाम जो होगा वो 465 अंक का होगा। लेकिन जो अन्य व्यक्ति हैं उनका जो होगा, एक प्रश्न जैसे है वो उनका एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इसका मतलब उनका एग्जाम जो होगा टोटल कितने का होगा, तो 25 × 4 बराबर 125 × 4 बराबर 500। मतलब उनका जो कैटेगरी में जो न्यू लोग हैं, जैसे नए लोग जो भर रहे हैं, उनको कितने नंबर का एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, तो उनके 125 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, मतलब टोटल 500 मार्क्स का आएगा। इसलिए उनको टोटल 500 मार्क्स का पेपर रहेगा। यहाँ पे भी आपको 500 मार्क्स का पेपर मिलेगा, ठीक, सॉरी 500 मार्क्स का यहाँ पे नहीं होगा आपका, यहाँ पे आपका 425 मार्क्स का पेपर होगा। क्वेश्चन 125 है, वहाँ पे 50 नंबर में प्लस में इंटरव्यू हो जाता है और 25 नंबर में बाद में वेटेज आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये जानकारियाँ आपकी रहेंगी। तो ये तो हो गई आपकी कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 125 क्वेश्चन आपको दोनों में मिलेंगे, 125 और आपकी टाइमिंग जो भी ड्यूरेशन उसकी रहेगी, उस क्वेश्चन को उसी हिसाब से आपको करना है। ठीक है, आप देखते हैं आगे जैसे बढ़ते हैं, क्या सिलेबस उसका है, क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। तो सबसे मुख्य आपका वो रहेगा कि कला सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत सी जगह आप अगर ये भी ध्यान रखिएगा, किसी भी
एग्जाम का आपका पेपर देने जा रहे हैं, तो आप अगर उसके केवल सिलेबस को लेके चलते हैं तो 100% आपकी सफलता वहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि सिलेबस में तो मुख्य मुख्य बिंदु दे दिया जाता है, लेकिन आपको तो उस बिंदु के हिसाब से आपको एक रास्ता दे दिया जाता है, लेकिन उस रास्ते पे आपको विस्तृत चलना है। जैसे हम इंडियन में बात करें, आपको भीमबेटका वगैरह दिया हुआ है उसमें सिलेबस में, लेकिन आपको मिलेगा विस्तृत, ठीक, उसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो आपको एक कंटेंट दे दिया गया है, उसके हिसाब से अलग अलग चलना है। तो आपको किन बिंदुओं में चलना है, जैसे वहाँ पे तो उन लोगों ने दे दिया फंडामेंटल, केवल फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी आपको ध्यान देना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ेंगे या अदर में आपका क्या क्या पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अभी हम आपको इसमें क्लियर कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको सब्जेक्ट में पढ़नी है, और टीजीटी और पीजीटी दोनों में क्या पढ़नी है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे हम। तो आइए अब बात करते हैं सिलेबस की कि कला के अंतर्गत सिलेबस क्या है। तो अगर सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस आपको बहुत कम मिलेगा। जैसे किसी भी शिल्पी को आप लें तो जैसे उसके अंतर्गत जो होता है पाठ्यक्रम दिया रहता है, आप लोगों को दिख रहा होगा इसका पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में देखिए कितना छोटा, सिर्फ विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र में पॉइंट सब दिए हुए हैं। तो क्या इतना ही बड़ा सिलेबस है इसका? इतना आप पढ़ देंगे श्योर हो जाएगा? आपको लोगों को लगता है कि ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे, इतनी सारी चीज़ें तो श्योर हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। अब आपको पढ़ना क्या है वो चीज़ें देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नहीं चल रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें प्रमुख रहेंगी और क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले हम सिलेबस के हिसाब से चलते हैं, मतलब अपना सब्जेक्ट के हिसाब से हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या पाठ्यक्रम हमारा रहना चाहिए। सब्जेक्ट जैसे आपकी है आर्ट है यानी कि कला है, तो पाठ्यक्रम हमें क्या पढ़ना चाहिए उसके अंतर्गत। तो मुख्य मुख्य पहले बिंदु देखिए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स उसके अंतर्गत रहती हैं, उस सब्जेक्ट के बाद में आप उसके अंडर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट में आप चलते हैं तो सबसे पहले पार्ट इसका आता है, ये पूरी सब्जेक्ट कला है तो उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया फंडामेंटल, ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ा फंडामेंटल, सबसे मुख्य रहता, मतलब स्टार्टिंग जो होती है वो आपकी यही रहती है फंडामेंटल, ठीक है। अब इसके अंतर्गत अब ये देख लीजिएगा, जैसे आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है पूरा, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर या बीएफए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी हो आपका, वो पूरा रहता है आपका टीजीटी का सिलेबस। और पीजीटी के सिलेबस में आपका जो ग्रेजुएशन और प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब आपका मास्टर्स तक जो पूरा सिलेबस रहता है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस रहता है। तो दोनों को हम कंबाइन करके अब दोनों में मिक्स कर देते हैं, क्वेश्चन दोनों से पुटअप हो जाते हैं, इसलिए दोनों को हम क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले आपने फंडामेंटल पढ़ा, ठीक है। फिर फंडामेंटल तो एक सीधा सीधा नाम हो गया कि फंडामेंटल आपने पढ़ा, लेकिन इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या तो वो भी देख लीजिएगा। अलग अलग पार्ट हम आपको बता दे रहे हैं, उसी के हिसाब से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं और आपको कोई समस्या नहीं आएगी अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, कला का अर्थ। जैसे कला का अर्थ क्या है, मतलब व्हाट इज आर्ट, कला क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी है। मतलब बेसिक है आपका, बेसिक तो यहीं से चलेंगे हम। अगर कला के विद्यार्थी हैं तो हमारा बेस यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कला क्या है, ठीक है। तो फंडामेंटल में ये जानकारियाँ रहती हैं कि कला का अर्थ क्या है, फिर कला की परिभाषा क्या है, ठीक। पहले एक तो अर्थ हो गया सामान्य, फिर कला की परिभाषा क्या है, परिभाषा। अब अगर हम परिभाषा पढ़ लेते हैं तो परिभाषा के बाद अगर हम बात करते हैं तो परिभाषा, पहले तो हमने अपनी परिभाषा दे दी, फिर विभिन्न ग्रंथों की जो परिभाषाएं होंगी, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे रहे हैं जहाँ पे कला की परिभाषा मिली है या कला का वर्णन किया गया है। बहुत सारे भारतीय विद्वानों और बहुत सारे वेस्टर्न जो भी आपके विद्वान या चिंतक या आधुनिक चिंतक जो भी रहे, उन्होंने कला की परिभाषाएं दी हैं, तो वो भी पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये भी लिख लीजिएगा, विभिन्न विद्वानों के अनुसार कला की परिभाषा, विभिन्न विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार कला की परिभाषा, जो भी कला की परिभाषा उनकी रही हो, हर एक विद्वान की परिभाषा अलग अलग है, वहाँ पे उनके क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या है फंडामेंटल में, तो अब विभिन्न विद्वानों के अनुसार आपकी कला की परिभाषाएं हो गई, मतलब कला के बारे में आप जान गए। अब कला के बारे में जान गए तो कला के भी प्रकार होंगे। जैसे कला शब्द में तो आपका चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, बर्तन बनाना, ये सारी चीजें कला है। तो उसमें क्या है, तो अब नेक्स्ट आएगा आपका कला का वर्गीकरण, कला का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में जैसे सामान्य रूप से अगर वर्गीकरण किया जाए तो दो प्रकार का किया जाता है, ललित कला, उपयोगी कला। तो इसमें हम आपको पाठ्यक्रम बता रहे हैं, वो सारी चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है, तो सिर्फ पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट आपका जैसे वर्गीकरण हो गया, तो वर्गीकरण के बाद क्या आएगा, तो उसमें नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कला के 6 अंग। कला के अंग जैसे होते हैं, तो कला के अंग की अगर हम बात करें तो कितने अंग है, 6 अंग, जिसको हम षडांग के रूप में पढ़ते हैं। तो षडांग भी आपका जो आप रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिका भंगी चित षडगतम वो पढ़ते हैं आप, वही उसी की बात हो रही, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वणिका भंग।
तो उसका वर्णन जो होता है षडांग के नाम से होता है। नेक्स्ट क्या होता है, तब आपके होते हैं कला के तत्व। ठीक है, तो कला के तत्व तो सबको पता है कि कितने होते हैं, तो 6 तत्व यहाँ पे भी होते हैं, जैसे रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल या लाइन, फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर, स्पेस, कुछ भी कहें वहाँ पे, तो वो रहता है। उसके बाद क्या आता है, तो नेक्स्ट आता है संयोजन के सिद्धांत। ये भी आपका महत्वपूर्ण रहता है, संयोजन के सिद्धांत। ठीक है, तो संयोजन के सिद्धांत भी 6 माने जाते हैं, कहीं कहीं पे 7 आ जाते हैं, लेकिन मुख्य 6 ही रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है फंडामेंटल के अंतर्गत माध्यम एवं सामग्रियाँ। माध्यम एवं सामग्रियाँ मतलब कला में कौन कौन से माध्यम प्रयोग किए जाते हैं, क्या तकनीकियां हैं, क्या उसमें सामग्री प्रयोग की जाती है, तो आप जो इतना वर्णन करेंगे, ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब आपका ये बेस है, फर्स्ट पार्ट जो हम फंडामेंटल पढ़ते हैं सिलेबस में, ये हमें मिलता है। तो पहले समझ लीजिएगा अलग अलग, फिर लास्ट में आपको ये बता देंगे कि आपका कौन सा पार्ट कहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा। तो फंडामेंटल जो आपका है ये टीजीटी और पीजीटी दोनों में मुख्य है, इसलिए फंडामेंटल के आप पार्ट देख लीजिएगा कि क्या क्या पार्ट आपको पढ़ने हैं। क्योंकि वैसे तो फंडामेंटल आपको बता दिया जाता है, आप सारी चीज़ें रटते रहते, लेकिन आपको सीधा सीधा पता चल गया कि ये चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है, तो उसका आप अध्ययन करिए। ठीक है, उसके पश्चात देखिएगा क्या चीज़ें आती हैं, हम स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद क्या मुख्य रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आएगा भारतीय कला। ठीक है, भारतीय कला का इतिहास, क्योंकि अभी तक तो हम किसी कला की बात नहीं कर रहे थे, किसी देश की बात नहीं कर रहे थे। फिर हम अपने देश के, क्योंकि हमारी देश की संस्कृति या जो भी चीज़ें हैं, तो अपने देश की कला के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, बाद में आपकी विदेश की कलाएं जो भी रही हैं, आपकी वेस्टर्न आर्ट या जो भी रही हैं उसमें उसका वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय कला का इतिहास क्या है। तो आपका सेकेंड चैप्टर या सेकेंड सब्जेक्ट कह सकते हैं, भारतीय कला का इतिहास। भारतीय कला का इतिहास अगर हम इसके अंतर्गत बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे पार्ट मिलते हैं। ये तो आपका मुख्य चैप्टर हो गया। ठीक, इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, अब इस भारतीय कला के इतिहास की जैसे हमने बात कर दी, तो इसके अंतर्गत आपको मुख्य क्या मिलेगा, तो भारतीय कला के जब हमें इतिहास का अध्ययन करना होता है तो हम 3 भागों में उसको बांट लेते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और आपका ऐतिहासिक। ठीक है, मतलब पूरा पाषाण काल से लेकर के और आज तक जो भी चीज़ें रही इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट जैसे हम पढ़ते हैं, जब वहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक से लेकर के, प्रागैतिहासिक से पहाड़ी तक, मतलब सारी चीज़ें जो रहती हैं पार्ट हम बांट दे रहे हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं। तो प्रागैतिहासिक से लेकर के पहाड़ी शैली तक जब हम इसको पढ़ते हैं, ये फर्स्ट पार्ट में हमारा आ जाता है, मतलब इसके अंतर्गत हमारी शैलियाँ वगैरह आ जाती हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए ये तो हमने मोटा मोटा आपको बता दिया प्रागैतिहासिक से पहाड़ी। तो अब इसके बाद इसको हम हटा दे रहे हैं, अब आपको एक एक स्टेप में बता दे रहे हैं कि किस क्रम में आपको पढ़ना है। तो जैसे सबसे पहले क्या आ गया इसके अंतर्गत आपका प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल चाहे वो जहाँ का हो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रागैतिहासिक किसी भी बुक में आप इसका कंटेंट दे सकते हैं, बुक का भी कंटेंट हम आपको बता देंगे कि किसी भी बुक का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये शर्त है कि ये कंटेंट जो यहाँ पे हम बता रहे हैं ये कंटेंट उस बुक में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई भी नहीं। और ध्यान रहे कि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बुक का यूज पहले ना करें, पहले आप पूरा डिटेल उसका पढ़ें, उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक को आप पढ़ सकते हैं, आप क्या सिंगल पॉइंटर बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले कंटेंट पढ़ना आवश्यक होगा। ठीक है, कि वहाँ पे चीज़ें सही हैं या नहीं है ये जांच परख करके पढ़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो आप प्रागैतिहासिक काल के बाद आपकी सभ्यताएं स्टार्ट होती हैं। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो मानी गई है वो सिंधु सभ्यता मानी गई। ठीक है, सिंधु के बाद में जो आपका आता है वो वैदिक सभ्यता आता है, और वैदिक सभ्यता के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके धर्म आते हैं। और धर्म इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे हिंदू धर्म तो आपको वैदिक सभ्यता में मिल जाएगा, लेकिन धर्म में आपका बौद्ध और जैन, क्योंकि इससे संबंधित आपकी गुफाएं या शैलियाँ मिली हुई हैं, तो इनका वर्णन कर लेंगे। बौद्ध जैन धर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी गुफाएं रहती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आप गुफाएं पढ़ेंगे, तो गुफाएं में आपकी चाहे जो भी गुफाएं हो, तो सारी गुफाओं के नाम एक तरीके से देख लीजिएगा क्या है। जैसे हमने जोगी मारा बताई सबसे प्राचीन है, जोगी मारा के बाद आपकी अजंता, अजंता के बाद आपकी बाघ, बाघ के बाद सिंगरिया, सिंगरिया बल्कि श्रीलंका की है लेकिन इसका वर्णन हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंगरिया के बाद जैसे आपकी सित्तनवासल है, सित्तनवासल गुफा की जानकारी भी आपको होना चाहिए। सित्तनवासल के बाद एलोरा, एलोरा के बाद एलिफेंटा, एलिफेंटा और एलिफेंटा के बाद बादामी। ये गुफाएं जो आपकी मुख्य गुफाएं रही हैं, तो आपको इनका वर्णन पूरा पता होना चाहिए। खास करके अजंता बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये आपका मुख्य रहना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ों की, ये गुफाओं जो हमने गुफाएं लिख दी एक तरीके से, तो सारी जानकारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद गुफाएं आपकी हो गई, तब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद कुछ शैलियाँ आती हैं जो प्रांतीय शैलियों के रूप में रहती हैं, लेकिन मुख्य जो आएगा वो दक्षिणी शैली रहेगा।
ठीक है। तो दक्षिणी शैली चाहे हम लिख दें पहले, चाहे मुगल लिख दें, चाहे राजस्थानी, ये तीनों एक ही समय की शैलियाँ रही हैं। तो दक्षिणी के अंतर्गत भी आप पढ़ते हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर पार्ट रहे हैं, तो हमने मेन हेडिंग डाल दी दक्षिणी शैली। फिर उसके बाद क्या रहेगा, फिर आपका आएगा मुगल शैली, ठीक है, मुगल शैली। फिर मुगल शैली के पश्चात आपका आएगा राजस्थानी शैली, और राजस्थानी के बाद में आएगा आपका पहाड़ी शैली, ठीक है। लास्ट आपका इसके अंतर्गत आता है पहाड़ी शैली, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका भारतीय कला के इतिहास, जो प्रागैतिहासिक से लेकर के आपका यहाँ तक आना था, यानी कि पहाड़ी शैली तक। ये समय आपका लगभग हो गया 18वीं सदी तक का, ठीक है। ये 18वीं सदी तक का समय अगर आपका हो गया है, तो इसके बाद क्या होगा, प्रागैतिहासिक से 18वीं सदी तक तो आ गए आप, मुगल पढ़ लिया, राजस्थानी, पहाड़ी, सारी चीजें पढ़ लिया, ये तीनों शैलियाँ एक ही समय की रही हैं। उसके पश्चात वो शैली आती है। अब क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन तीनों शैलियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है चारों का। उसके अलावा गुफा, मतलब पूरी तरीके से आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। फिर जैसे भारतीय कला के इतिहास में हमने आपको पार्ट बताए थे, तो उसके आगे देखते हैं कि अब तो ये पार्ट आपने पढ़ लिया कि प्रागैतिहासिक से लेकर के आपने 18वीं सदी तक पढ़ लिया। अब इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, तो वो भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका आ जाता है आधुनिक भारतीय चित्रकला, ठीक है। इसी के अंतर्गत आपका नेक्स्ट पार्ट जैसे हम रख सकते हैं, तो आधुनिक भारतीय चित्रकला में क्या आएगा, आधुनिक भारतीय चित्रकला या आधुनिक भारतीय कला की जब बात करेंगे, तो इसके अंतर्गत आपकी जो भी शैलियाँ रही, जैसे पहाड़ी शैली जो थी, जब पहाड़ी शैली में कलाकारों को आश्रय नहीं मिला तो कहाँ चले गए, दक्षिण भारत में आ गए। तो कुछ शैलियाँ आ जाती हैं, जैसे तंजौर, मैसूर, कालीघाट, ये शैलियाँ रही हैं। उसके अलावा कंपनी शैली, राजा रवि वर्मा, जो भी रहे हैं। तो हम एक तरीके से कह दें आपको कि जैसे भारत के कला विद्यालय, भारत के कला विद्यालय, कला विद्यालय, कला संस्थाएं, कला संस्थाएं, भारत के कला विद्यालय, कला संस्थाएं, आर्ट गैलरियां, आर्ट गैलरियां, आर्ट गैलरियां हो गई। इसके अलावा आपकी जो भी कला से संस्थाएं रही हैं, संगठन रहे हैं, जो भी चीजें रही हैं, और उसके अलावा जैसे आपके ग्रुप रहे, ग्रुप का मतलब समूह, तो समूह के अंतर्गत चाहे हम ग्रुप 43 की बात करें, यंग तुर्क की बात करें, पैक की बात करें, दिल्ली शिल्पी चक्र की बात करें, तो वो और उससे संबंधित जो भी कलाकार हैं, तो सारे चित्रकार, समस्त चित्रकार जो आधुनिक कला के अंतर्गत आएंगे, समस्त चित्रकारों का वर्णन उसके अंतर्गत आएगा। तो ये सारी चीजें मतलब मुख्य इन्हीं से रिलेटेड रहेगा कि कला संस्थाओं से कलाकार जुड़े हैं, भारत के कला विद्यालयों से कलाकार जुड़े हैं, आर्ट गैलरियों से जुड़े हैं, संगठनों से जुड़े हैं, खास करके समूह जो रहते हैं, समूहों से कलाकार जुड़े रहते हैं, तो उनका वर्णन और समस्त चित्रकारों का वर्णन आपका जो आएगा वो इसके अंतर्गत आएगा, और यही मुख्य रहेगा। और मुख्य रूप से जो रहता है आपका वो मूर्तिकार और छापाकार का बहुत ही महत्व योगदान रहता है। मूर्तिकार, छापाकार जो आते हैं मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, और उसके अलावा आपका चित्रकार तो होते हैं। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो ये तीनों हैं, बहुत सारे कलाकार किसी एक विधा में पारंगत है, तो वो जो है वो आपको जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। खास करके ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। और मूर्तियाँ वो भी आपको इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो ये कलाकार जो भी मूर्तियों को बनाते हैं, तो ये आधुनिक कला को ध्यान रखना है कि आधुनिक कला किसे कहेंगे। तो 18वीं सदी के बाद में आपका जो समय आता है, मतलब एक तरीके से आप कहते हैं, अब आपको इतिहास में जाना होगा, तो इतिहास में क्या रहा, जैसे हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो 1206 से लेकर 1526 तक आपका चलता है सल्तनत का, जिसमें 5 राजवंश आए। उसके बाद में क्या होता है, 1526 से लेकर के 1857 तक आपका मुगल रहता है, और 1857 से आपका चालू हो जाता है वहाँ पे आपका ये अंग्रेज रहते हैं। जब अंग्रेज चले जाते हैं तब आधुनिक पार्ट मान लेते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी मान लेते हैं कि 19वीं सदी का जो प्रारंभ होता है वो भारतीय आधुनिक कला का प्रारंभ माना जाता है। तो जितनी भी उस समय के बाद मतलब पहाड़ी शैली के बाद में कला से संबंधित अगर कोई कार्य हुआ है, तो पूरा आप आधुनिक में पढ़ेंगे। और खास करके इसके चित्रकार, मतलब चित्रकारों का नाम नहीं बताया जा सकता कि क्या क्या चीज़ें प्रमुख रहेंगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये सारी चीज़ें आपकी इसी से संबंधित, मतलब अगर ये सारी चीज़ें आपको किसी बुक में या कहीं पे मिल रही हैं, तो वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को क्रम वाइज पढ़ते रहेंगे और कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। आपको पूरा और मुख्य चैप्टर रहेगा आपका ये आधुनिक वाला, ठीक है, आधुनिक भारतीय चित्रकला, जो हर एक आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। फिर उसके बाद देखते हैं और कौन सा इंडियन का पार्ट इसमें महत्वपूर्ण रहा है, ठीक, उसको भी देख लीजिएगा कौन सा पार्ट है। तो इसके बाद आपका आता है एक स्थापत्य, स्थापत्य और मूर्तिकला। स्थापत्य कला मुख्य रूप से स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर का पार्ट रहता है। तो जो भी आपका ऐतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक, चाहे वो आपका प्रागैतिहासिक में कोई स्थापत्य रहा हो, चाहे सिंधु में कोई स्थापत्य रहा हो, चाहे मौर्य काल रहा हो, चाहे जो भी आपके जैसे हर्यक, शैशुनाग, मौर्य, शुंग, कुषाण, कर्ण, गुप्त, प्रत्यार, चंदेल, चालुक्य, पल्लव, कोई भी चीज़ रही हो। उसके बाद सल्तनत में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। उसके बाद मुगल में आपके
बाबर हुए, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, आपके औरंगजेब तक जो भी निर्माण हुए हैं और आधुनिक काल में जो भी अभी निर्माण हो रहे हैं उन सब चीज़ों का आप वर्णन स्थापत्य के अंतर्गत करेंगे। इसके अंतर्गत सायमय नहीं है कोई कि आधुनिक का है या मॉडर्न का है या प्राचीन है, ये आप प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक जो भी निर्माण हुए हैं उन सब का वर्णन जो आप करेंगे स्थापत्य कला के अंतर्गत करेंगे। खास करके इसमें राजवंशों का योगदान रहता है, ठीक। तो उन राजवंशों के लिए ऊपर से आपको एक राजवंशों के ऊपर आपको पूरा एक वीडियो दिया जाएगा, कौन कौन से राजवंश है, क्या क्या चीज़ें रही हैं उसमें, तो उसी के अनुसार आप उसका वर्णन करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे। तो जो भी चीज़ें इसके अंतर्गत रही हैं, अब उसके बाद देखिएगा आप स्थापत्य कला, तो इसके बाद आप क्या पढ़ना है आपको, तो इसके बाद जो आएगा आपका सौंदर्य शास्त्र आएगा, ठीक है। सौंदर्य शास्त्र या हम एस्थेटिक कह दें, तो जो भी शास्त्रीय विचार रहे हैं या सौंदर्य से संबंधित विचार आपके, चाहे वो भारतीय आर्टिस्ट हो, भारतीय सौंदर्य शास्त्री हो, चाहे वेस्टर्न हो, मतलब भारतीय और पाश्चात्य दोनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। सौंदर्य शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय और प्लस पाश्चात्य यानी पश्चिमी, ठीक है, दोनों का जो अध्ययन होगा सौंदर्य शास्त्र का दोनों के अंतर्गत, तो आपको दोनों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका सौंदर्य शास्त्र का सब्जेक्ट नेक्स्ट हो गया। उसके पश्चात क्या पढ़ना है, तो आपका मुख्य इसके बाद एक और है पाश्चात्य कला यानी कि पश्चिम की कला, पश्चिम की कला, पाश्चात्य कला यानी कि पश्चिम की कला, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पे भी आपको प्रागैतिहासिक मिलेगा। प्रागैतिहासिक के अलावा जैसे हम पॉइंट कुछ लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मॉडर्न के ऊपर इसके ऊपर हम एक वीडियो आपका वाद का जो रहा है वो हम यहाँ पे रफली बता देंगे, उसके बाद वहाँ पे वर्णन आपका रहेगा। तो प्रागैतिहासिक जैसे हमने बता दिया, फिर यहाँ पे आपको मेसोपोटामिया मिलेगा। मेसो सभ्यताएं ही हैं, जैसे आप इंडिया की बात करें चाहे वेस्टर्न की, मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र हो गया आपका, फिर एजियन सभ्यता आ जाता है, एजियन के बाद में आपका जैसे बात करते हैं तो शास्त्रीय काल आ जाता है, शास्त्रीय कला के बाद में आपका मध्य युग आ जाता है। तो मध्य युग के अंतर्गत ही आप इसमें पढ़ते हैं ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस कला, गोथिक कला, इसी के अंडर में आ जाता है। फिर उसके बाद आपका पुनर्जागरण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पुनर्जागरण के बाद में आपका रीतिवाद आ जाता है और रीतिवाद के बाद में आपका बरोक और रोकोको आ जाता है, ठीक है। फिर बरोक और रोकोको को जब हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में आपका यहाँ पे भी ये 18वीं सदी तक रोकोको रहा है, 18वीं सदी तक यही समय हम आपको वहाँ पे भी बताया था पहाड़ी शैली में भी। उसके बाद यहाँ पे भी आधुनिक आ जाता है, तो इसमें भी आपको वाद मिल जाते हैं। जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले नवशास्त्रीयतावाद वहाँ पे मिलता है, नवशास्त्रीयतावाद, ठीक है। नवशास्त्रीयता के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा स्वच्छंदतावाद जिसको रोमांसवाद कहते हैं, स्वच्छंदतावाद। फिर आपको मिलेगा यथार्थवाद के बाद में मिलेगा प्रभाववाद। तो ये मुख्य वाद माने गए हैं। उसके अलावा भी आपके बहुत सारे वाद रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर एक पूरा वीडियो दिया जाएगा डिटेल में कि कौन कौन से वाद हैं। तो इन सब का अध्ययन आपको पाश्चात्य कला के अंतर्गत करना है। तो यहाँ से आपका जो है वो टीजीटी में पार्ट कम आता है, मतलब इसके पहले तो आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो मुख्य रूप से टीजीटी की ही हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें प्लस ये चीज़ या ये आपके वाद या जो भी वेस्टर्न रहा है, ये आपका जो है टीजीटी और प्लस पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहेगी। लेकिन इसके अलावा ये चीज़ जो है वो टीजीटी में इतना ज़्यादा बेसिक नहीं पूछा जाता है, वहाँ पे जो पार्ट है वो इंडियन का ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो आपकी रहेगी ये मुख्य रूप से पीजीटी के लिए बहुत ही योगदान रहेगी। खासकर ये आधुनिक वाला पार्ट जो इसके अंतर्गत वाद आएंगे वो आपको आगे बताए जाएंगे, बहुत ही मुख्य रहेगा। इस बार पीजीटी के पेपर में आधे से ज़्यादा आपको वेस्टर्न मिला था, इसलिए ये वेस्टर्न का पार्ट जरूर आप अच्छे से पढ़ें। और टीजीटी के लिए आप इसके पहले जो भी इंडियन का पढ़ चुके हैं और प्लस में इसको भी पढ़िए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, क्योंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है तो पेपर टफ आने की आशंका है, इसलिए उसको भी कंप्लीट करें, ठीक है। तो ये आपका अभी तक जो भी चीज़ें रही हैं टीजीटी, मतलब टीजीटी और पीजीटी का कुछ सिलेबस खास नहीं है, बस ये पूछने का है कि यहाँ से पार्ट पीजीटी में ज़्यादा मिलेगा, उसके पहले का पार्ट जो है वो टीजीटी में ज़्यादा मिलेगा। अब इसके अलावा ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, मतलब जो चीज़ें आपके सिलेबस में रही हैं, इतना आपने पढ़ा है अभी तक, बीए एमए में आपने इन सब चीज़ों को ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप वर्णन करेंगे, जैसे भारतीय संस्कृत, ये आप जीके में भी आपको पार्ट मिलेगा भारतीय संस्कृत का। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, कुछ तथ्य हम बता दे रहे हैं, आप उनको आपका कहीं पे भी ये हम कंटेंट आपको दे रहे हैं, उसके आधार पे आप किसी भी बुक में जो कंटेंट मिल रहा है वो आप पढ़ सकते हैं उसके अंतर्गत, ठीक। कोई स्पेशल नाम नहीं लेंगे किसी बुक का हम, ठीक है। तो उस बुक के लिए आप किसी से भी सजेशन ले सकते हैं, आप किसी भी बुक का यूज कर सकते हैं, बस ये है आपको कंटेंट मिलना चाहिए जो कंटेंट आपको बताया जा रहा है। तो आगे देखिए, जैसे भारतीय संस्कृत की हमने बात कही, तो इसके अंतर्गत जैसे लोकगीत, ठीक है, लोकगीत आपके हो गए, ठीक है, लोक कलाएं हो गई आपकी,
लोक कलाएं हो गई, लोकगीत हो गए आपके, लोक कलाएं हो गई, शास्त्रीय संगीत आपके हो गए, शास्त्रीय संगीत जो भी रही है, शास्त्रीय संगीत आपके, वाद्य यंत्र वगैरह जो भी चीजें रहेंगी। फिर आपके कला मेला जो भी हो गए, कला मेला, और खास करके इतनी चीजें तो उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ से तो सामान्य जीके वगैरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर भारतीय त्योहार जो रहे हैं, किस प्रदेश का पूरे त्योहार कौन सा रहा है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय त्योहार हो गए। भारतीय सिनेमा से भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो भारतीय सिनेमा की स्टार्टिंग कब हुई, क्या क्या चीजें उसमें मुख्य रही हैं, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आपके पुरस्कार, पुरस्कार में जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपको पद्म श्री है, पद्म भूषण है, भारत रत्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, मतलब जितने भी पुरस्कार रहे हैं उन सबसे संबंधित आपके जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित रहा, मुख्य पार्ट रहता है। फिर उसके बाद ये तो आपका कल्चर में आ गया। फिर उसके बाद जैसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं भी आ सकती हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं रचनाएं, कवि एवं उनकी रचनाएं, एवं उनकी रचनाएं, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा जैसे विविध तथ्य में आ जाता है कि भारत में कौन सी चीज सबसे पहले रही है, कौन सी सबसे बाद में रही, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके जीके से उठ सकते हैं। तो आपका इतना ही चीजें जो रही हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों में इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक, ये आपका इसी कंटेंट के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए, जैसे ये सारी चीजें हमने आपको बताई यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें इसी कंटेंट पे आपको टीजीटी और पीजीटी में चलना है, दोनों में, बस यहीं से आपके प्रश्न उठेंगे। इसके अलावा आपके ओल्ड ईयर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी की आपको कोई भी बुक मिल जाएगी। ठीक है, आप ओल्ड ईयर पेपर आप तैयार करिए इसके। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस का फॉर्मेट मिल जाएगा। आपको जो फॉर्मेट बताया गया है आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे, यही फॉर्मेट आपको एग्जाम में मिलेगा। ज़्यादा क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेंगे, जो बताया गया है सिर्फ यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो आप समय बर्बाद ना करते हुए आप इन्हीं कंटेंट के हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए। कोई समस्या आती है तो हमारा नंबर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 8601083807, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी समस्या आप लोगों को है। और हमारा इस समय, क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है, क्योंकि हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए वीडियोज आपको कोशिश करेंगे कि सप्ताह में एक वीडियो। अभी तो ये हमने कंटेंट आपको बताया हुआ है, क्या चीज़ें किस तरीके से पूछी जाती है वो भी बताएंगे। अब आपको कंटेंट जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे प्रोवाइड कराती रहेंगी। बस आप ये है कि उतनी ज़्यादा वहाँ पे हम एक्टिव नहीं रह सकते हैं, जितना हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अगर उतना हम हो सकते हैं तो हो रहे हैं। और हमारा बैच जो है टीजीटी और पीजीटी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हमारा 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी को ज्वाइन करना है, किसी के लिए फोर्स नहीं है, अगर ज्वाइन करना है तो कर सकता है। और ऑफलाइन क्लासेस हमारी आपके दी गुरुकुल इंस्टीट्यूट कानपुर में हैं। कानपुर में, ये परेड चौराहे पे पड़ता है दी गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपका, वहीं पे क्लासेस आपकी हैं। क्लासेस की टाइमिंग वगैरह आपको बता दी जाएगी, जिसको ज्वाइन कर सकता है, करना है कर सकता है वहाँ पे। ठीक है, बाकी इसके आगे का जो भी आपका चीज़ें हैं वो आपको आगे से आगे प्रोवाइड कराती जाती रहेंगी। और आप लोग अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन है, ये आप मानना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी इतनी भी ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है। तो मेन चीज़ आपकी रिटर्न पे ही है, थ्योरी पे ही है, तो उसको आप फास्ट करिए। और इसी कंटेंट के हिसाब से आप किसी भी बुक का यूज कर बस ये है कि आपको कंटेंट मिलना चाहिए वहाँ पे, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक है सभी को। ठीक है, आगे से आगे अपनी तैयारी को बेहतर करिए। अगर कोई समस्या आती है तो हमारा नंबर आपके पास है, वहाँ से उसको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर किसी ने नहीं किया, क्योंकि आगे के वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें उसको।